अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी क्लास में बैठे हैं, जूम पे मुझे सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया है और वी ऑल नो डैट के यूनिट नंबर 6 एनर्जेटिक्स नॉलेज 6.4 आज हम देखेंगे, जिसका पहला लेक्चर है। इस नॉलेज के अंदर जो कि एक ब्रॉड टर्म होती है गिब्स फ्री एनर्जी एंड द रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी, हम इसको देखेंगे। और एसएलओ हमारे हैं कि हमने गिब्स फ्री एनर्जी को एक्सप्लेन करना है, और सेकंड एसएलओ है कि फिर हमने उसकी एक्सप्लेनेशन में जो सीखा होगा हमने उसको अप्लाई करना है गिब्स फ्री एनर्जी को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहली बात है, ये गिब्स फ्री एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी, ये है क्या। इससे पहले स्टूडेंट्स हम कुछ टर्म्स पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोगों ने क्या क्या टर्म्स पढ़ी हैं, मैं यहाँ पर जरा हाईलाइट करता हूँ। हमने एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट देखा, और हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों तरीकों से फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या इन दोनों मेथड से हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बता सकते हैं। हम ये स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का खुद हो जाना, उसे स्पॉन्टेनिटी कहते हैं। और कंट्रास्ट में जो टर्म आएगी वो है नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि रिएक्शन का खुद ना होना, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करूं तो लेट्स से मेरे पास अगर ये एक माउंटेन है, यहाँ अप हिल है, तो यहाँ पर एक स्टोन पड़ा है, मुझे स्टोन को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, तो मुझे इनिशियली इसको पुश करना पड़ेगा इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही ये स्टोन इस पॉइंट तक आ जाएगा तो रोल ओवर करता 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 ऊपर से नीचे खुद ही गिर जाएगा। तो स्टोन का हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना, ये कौन सा प्रोसेस होगा स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मुझे इस पत्थर को नीचे से ऊपर पहुंचाना है, नीचे से ऊपर पहुंचाना है वापस, तो मुझे मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे पत्थर को पहुंचाने के लिए। अब जब मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी ये खुद नहीं हो सकता, तो ये कौन सा काम है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस, नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। कुछ रिएक्शंस को शुरू में स्टार्ट करना पड़ता है, बट एक दफा जब वो स्टार्ट हो जाए वो खुद चलते रहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको चलाने के लिए मुसलसल एनर्जी देनी पड़ती है, तभी वो चलते हैं, तो वो क्या होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। ठीक है, मसलन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन नहीं करता, आपको स्पार्क देना पड़ता है। जैसे ही आप स्पार्क प्रोवाइड करोगे तो ये कंटिन्यूअसली स्पॉन्टेनियसली खुद ही चलता जाएगा रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज करेगा। तो इसका मतलब इनिशिएट करने के लिए तो आपने इंटरफेस वो अपना क्या बोलते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व तो किया, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे काम तो किया, लेकिन मुसलसल आप इन्वॉल्व नहीं रहे। आपने एक दफा रिएक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद कॉन्टिन्यूअसली स्पॉन्टेनियसली खुद ही चलता गया। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि आपको हर वक्त एक्सटर्नल एजेंट को इन्वॉल्व रखना पड़ता है। जैसे पानी को नीचे से ऊपर वाटर टैंक में पहुंचाना, अब नीचे से ऊपर वाटर टैंक में पहुंचाने के लिए मुसलसल आप मोटर चला के रखोगे तो पानी नीचे से ऊपर जाता जाएगा, बट ऊपर से नीचे आना है, किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है, पानी ऊपर से खुद ही नीचे आ जाएगा। इसी तरह रिएक्शंस में भी यही सिनेरियो होता है कि कुछ रिएक्शन खुद ही प्रोसीड होते रहते हैं और कुछ के लिए एक्सटर्नल आपको एजेंट लगाना पड़ता है। अब ये रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी होती है, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर आपने ये जानना है तो इसके लिए जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट करने में मदद करती है। अब देखते हैं कि क्या ये दो पुराने पैरामीटर्स जो हैं, क्या ये भी हमारी हेल्प करते हैं, तो देखते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली ये ख्याल किया जाता है कि जब भी रिएक्टेंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आते हैं, यानी हाई एनर्जी से, आसान लफ्जों में बात करूं, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आते हैं, तो एनर्जी को रिलीज करते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में मूव करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं, हीट को रिलीज कर रहे हैं। अब इनका जो डेल्टा एच है, स्टूडेंट्स के साथ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। नेगेटिव का साइन शो करता है कि प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। नॉर्मली हमारा दिमाग ये कहता है कि जो चीजें हाई एनर्जी से लो
एनर्जी पे आती हैं वो खुद आएंगी ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चीजें खुद मूव करेंगी। तो एक्सोथर्मिक जो है मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो एक्सोथर्मिक का लफ्ज हमने अगर स्पॉन्टेनियस के साथ जोड़ा है, ठीक है किसी हद तक, बट इट इज नॉट ट्रू 100%। 100% ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं, 100% ये ट्रू नहीं है। अभी मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे पानी सॉलिड है यानी बर्फ की शक्ल में है, आप उसको बाहर निकाल के रखो तो वो पानी इसमें बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। अब पानी जब लिक्विड में चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, मेल्टिंग। अब मेल्टिंग के लिए डेफिनेटली एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बर्फ को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी बर्फ पानी में बदलेगी ना। तो ये प्रोसेस कौन सा है बेटा? एंडोथर्मिक है। क्या ये बर्फ खुद पिघलती है? यस, खुद पिघलती है। आप बर्फ को बाहर रखो फ्रिज से निकाल के, वो खुद ही पिघल जाएगी। अब बर्फ का पिघलना कौन सा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। अब ये स्पॉन्टेनियस भी है और साथ साथ एंडोथर्मिक भी है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस हमेशा एक्सो के साथ नहीं जोड़ सकते। इस तरह अगर इस लिक्विड वाटर को चेंज होना है, इवेपोरेट होना है, गैस की शक्ल में जाना है, तो इस लिक्विड वाटर को गैस की शक्ल में जाने के लिए भी क्या एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और जब ये लिक्विड वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और गैस की शक्ल में जाएगा, तो ये भी कौन सा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन भी कौन सा प्रोसेस है बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब एंथैल्पी, ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है। इस तरह बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो हैं तो स्पॉन्टेनियस लेकिन एंडोथर्मिक हैं। इसका मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये कोई क्राइटेरिया नहीं है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने का। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं एक और चीज आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो है जी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी कल मैंने बोला था डिसऑर्डरनेस को बोलते हैं, डिसऑर्डरनेस को बोलते हैं। तो टेक्निकली देखा यह गया है कि चीजें ऑर्डर से डिसऑर्डर होना चाहती हैं, चीजें तरतीब से बेतरतीब होना चाहती हैं। हाँ, बेतरतीब को अगर आपने तरतीब करना है तो ये भी होगा, बट इसके लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा। आप खुद देखो ना, कमरा छोड़ दो आप, खाली कमरा बिखरेगा, उसमें चीजें बिखरेंगी, उसको समेटना है आपने, तो आप आओगे तो सफाई होगी। तो चीजों का, अच्छा ग्लास को नीचे गिराओ, टूट जाएगा, टूटेगा। हाँ, टूटे हुए को जोड़ना है तो आप शामिल होंगे, जहां आप शामिल होगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस, जहां चीज खुद होगी वो स्पॉन्टेनियस। तो चीजों का ऑर्डर से डिसऑर्डर होना, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। और कल मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी चेंज के साथ अगर प्लस का साइन आएगा तो इसका मतलब, एंट्रोपी चेंज प्लस का साइन आने का मतलब कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है, और डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होने का मतलब यही समझा जाता है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी यानी कि जनरली ये तस्वुर किया जाता है कि एंट्रोपी के बढ़ने का मतलब है, एंट्रोपी के बढ़ने का मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ना, और डिसऑर्डरनेस बढ़ना ये कौन सा काम है? स्पॉन्टेनियस काम है। अब दूसरे इसको इस तरह देखा जाए कि एंट्रोपी का कम होना, यानी अगर डेल्टा एच माइनस में आता है, एंट्रोपी का कम होना, इसका मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बहरहाल ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी को जज करने का। अभी मैं आपके साथ आगे एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा जिसके अंदर एंट्रोपी बढ़ भी रही होगी, कम हो रही होगी, लेकिन फिर भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के साथ उनमें दोनों चीजें आ रही होंगी। तो ये आगे हमने डिस्कस करना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दो पुराने पैरामीटर्स थे, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन जिसे हम डेल्टा एच कहते हैं, एंड एंट्रोपी ऑफ अ रिएक्शन, ये दोनों अलग अलग रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये क्राइटेरिया नहीं है इनका, ठीक है। क्राइटेरिया है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है ये गिब्स फ्री एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी स्टूडेंट्स
गिब्स फ्री एनर्जी को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और G बराबर होता है H माइनस टी एस। H माइनस टी एस, याद रखिएगा एंथैल्पी हमेशा डेल्टा H की फॉर्म में यहां पर आप काम करते हैं तो एंथैल्पी के साथ तो डेफिनेटली डेल्टा H आएगा, क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन हम उस चीज को कहते हैं जिसकी कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू होती है और कोई ना कोई फाइनल वैल्यू होती है। तो आप हमेशा उसकी वैल्यू को चेंज की शक्ल में देखते हैं। जैसे आप मेरी बॉडी में कितनी एनर्जी है इस टाइम, तो आप मेरी बॉडी में एग्जैक्ट एनर्जी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर मिनट मेरी बॉडी में एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेरी बॉडी में एक एनर्जी की E1 वैल्यू थी जो मैं क्लास में आया था तब, और अभी मेरी बॉडी में एनर्जी की E2 वैल्यू है। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लोगे तो आपको एनर्जी चेंज मिलेगा, उससे अंदाजा होगा मेरी बॉडी में एनर्जी कम हो रही है या मेरी बॉडी में एनर्जी ज्यादा हो रही है। इसी तरह आपने अगर एंथैल्पी को कैलकुलेट करना है, चूंकि हीट मुसलसल एब्जॉर्ब हो रही होती है या रिलीज हो रही होती है, तो हमेशा चेंज की शक्ल में आप निकालते हो। इसी तरह टेम्परेचर की जहां तक बात है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर चूंकि आप इस पूरे प्रोसेस में याद रखिए, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो आप वहां का टेम्परेचर नहीं चेंज करते, ऊपर लगा हुआ जो प्रेशर है उसके ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर या फिक्स रखते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या है कि ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस आप कंडीशन को मेंटेन करके प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। रिएक्शन करवा रहे हैं, आपने एक दफा जो टेम्परेचर अप्लाई कर दिया वही रहेगा, आपने जो प्रेशर अप्लाई कर दिया वही रहेगा। तो मैं यहां लिखूंगा कि एट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो चूंकि टेम्परेचर फिक्स है तो उसके साथ डेल्टा टी हम नहीं लगाएंगे। आगे एंट्रोपी भी चेंज होती है, कल आपने देखा एंट्रोपी भी फिक्स नहीं रहती, यहां तो डिसऑर्डर बढ़ेगा रिएक्शन के दौरान, यहां डिसऑर्डर कम होगा, तो इसलिए एंट्रोपी के साथ भी बेटा कौन सा साइन आएगा, डेल्टा एस का साइन आएगा। और इसी तरह जो गिब्स एनर्जी है उसके साथ भी आप डेल्टा का साइन लगाओगे, क्योंकि ये भी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मैंने बोला उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी कोई एक इनिशियल वैल्यू होती है और जिसकी एक फाइनल वैल्यू होती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी बराबर होगा बेटा डेल्टा एच, टी मैंने वैसे का वैसे रहने दिया, और डेल्टा एस। ये रही फाइनल इक्वेशन जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद डेल्टा जी निकालेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फाइनली हम यहां पे देखेंगे कि अगर द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि जो डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी है, अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव में है, तो नेगेटिव का साइन शो करेगा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है। इसी तरह द इंक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो ग्रेटर है 0 से, मतलब कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि वो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मैं दोबारा बता दूं एक दफा कि हम क्या करेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू अप्लाई करेंगे, एंट्रोपी चेंज अप्लाई करेंगे एट अ फिक्स टेम्परेचर। उसके बाद हम देखेंगे फाइनली हमें जी की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलती है, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर तो पॉजिटिव आएगी तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब हमें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, केस स्टडीज को देखना है कि कब डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और कब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके 4 केसेस हैं। ठीक है, इन चारों केसेस को हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट केस, व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव, जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तो अगर आप इस तरह के रिएक्शंस को चाहे तो लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करो, चाहे तो हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करो, तो इस केस में हमेशा जो डेल्टा जी है वो लेस देन 0 आएगा, यानी कि लेस देन 0 आने का मतलब क्या है, नेगेटिव आएगा। और जब भी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो ऐसे तमाम रिएक्शंस क्या होते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब इन दोनों केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जब डेल्टा जी दोनों केसेस में हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे नेगेटिव आएगा, इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। ठीक है, और आप इस प्रोसेस में देखें कि 2 मोल हमारे पास
रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट हो रहा है 3 मोल्स के अंदर, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली एंट्रोपी प्लस में जाएगी, यानी एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी और इंक्रीज करेगी। और जबकि ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है, यानी हीट रिलीज करेगा, तो डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखते हैं इस केस में आपको पता है कि अगर आपने गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको डेल्टा एच चाहिए होता है माइनस टी डेल्टा एस चाहिए होता है। अब जरा गौर करें, हमें डेल्टा जी निकालना है और डेल्टा जी निकालने के लिए जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच की जगह मैं ब्रैकेट लगा के यहाँ नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ, यानी नेगेटिव में यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा। उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद टी, और देन मैं अप्लाई करता हूँ डेल्टा एस। डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव आएगा। अब अगर आप गौर करो तो टी यहाँ पे चाहे लो हो चाहे हाई हो, कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली ये प्लस माइनस जो है माइनस होगा, और फाइनली माइनस वैल्यू डेल्टा एच की रहेगी। ये जो फैक्टर है टी डेल्टा एस मल्टीप्लाई होने के बाद चाहे टी हाई हो चाहे टी की वैल्यू यहां लो हो, कोई भी टी की वैल्यू हो, हाई वैल्यू, ज्यादा वैल्यू अप्लाई करो, लो वैल्यू अप्लाई करो, अल्टीमेटली ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस माइनस माइनस ही आएगा। और जब आप इन वैल्यूज को आपस में सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको जो डेल्टा जी है उसके साथ जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, जो भी डेल्टा एच की वैल्यू दी होगी, डेल्टा एस की वैल्यू दी होगी, जो भी यहाँ टेम्परेचर गिवन होगा, सॉल्व करने के बाद फाइनली आंसर नेगेटिव में ही आएगा। चाहे आप इसको हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करो, लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करो, जब भी डेल्टा जी नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया, फर्स्ट केस तो आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट केस में हम चलते हैं, दिस वन। इसमें है क्या, इसमें रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि जब मैं अब इस केस को मैं स्टडी सॉल्व करूंगा तो डेल्टा जी जो है वो 0 से बड़ा होगा, मतलब कि 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। अब अगर आप गौर करो तो इक्वेशन बता रही है 3 मोल्स चेंज हो रहा है 2 मोल्स में, यानी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़े नंबर ऑफ पार्टिकल में जा रहे हैं। तो मतलब कि जब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़े नंबर ऑफ पार्टिकल में जाते हैं तो पार्टिकल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, मतलब कि एंट्रोपी कम हो रही है। एंट्रोपी कम होने के केस में डेफिनेटली क्या साइन आएगा बेटा, नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए इसके साथ प्लस, डेल्टा एच के साथ प्लस आया, तो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब हम अप्लाई करते हैं दोबारा इक्वेशन को, वी नो दैट इक्वेशन अबाउट इक्वेशन डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगेन यहां पर हम अप्लाई करते हैं डेल्टा एच की वैल्यू। डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, कौन सी वैल्यू बेटा, पॉजिटिव वैल्यू है। अब आगे अप्लाई करते हैं माइनस टी मतलब टेम्परेचर तो फिक्स है, कांस्टेंट है। सेकेंडली मैं यहां पर अप्लाई करूंगा डेल्टा एस। डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो हम नेगेटिव में अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव पे आंसर वैल्यू दी हुई है ना, यहाँ पे डेल्टा एस नेगेटिव है, ठीक है। अब आप टेम्परेचर चाहे हाई करो चाहे लो करो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो दोनों केसेस में जब आप टेम्परेचर की वैल्यू अप्लाई करने के बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस जो है वो प्लस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, तो फर्दर आप टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करने के जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा यहाँ पर आंसर, यानी टी डेल्टा एस फैक्टर जो है यहाँ पर, टी डेल्टा एस फैक्टर जो है यहाँ पर वो पॉजिटिव रहेगा। और इस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो मैंने बताया हुआ है जब भी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो प्रोसेस चाहे लो टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर यहां पर लो अप्लाई कर दो, या ये हाई टेम्परेचर वैल्यू भी अप्लाई कर दो, ज्यादा टेम्परेचर वाली वैल्यू भी अप्लाई कर दो, अल्टीमेटली आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और जब आंसर पॉजिटिव आएगा तो ऐसा रिएक्शन क्या होता है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों केसेस के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं जो कि हमें
बताए जाएंगे। मसलन एक रिएक्शन है जो कि लिखा हुआ है 2NO प्लस O2 यू विल गेट 2NO2। इस केस में इसका डेल्टा H भी दिया हुआ है और इसका डेल्टा S भी दिया हुआ है, ठीक है। और टेम्परेचर 298 केल्विन जो कि फिक्स टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, वो भी दिया हुआ है। हमने क्या करना है, हमने गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हम यहाँ पर जो हमारे पास एंट्रोपी है उसको हम जाउल पर केल्विन से किलो जाउल पर केल्विन में चेंज करें। तो किलो जाउल पर केल्विन में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो भी एंट्रोपी की वैल्यू थी उसको 1000 से डिवाइड कर दी। जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे तो जाउल पर केल्विन किस में चेंज हो जाएगा, किलो जाउल पर केल्विन में चेंज हो जाएगा। देन हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी जो है वो हमें, डेल्टा एच जो है वो हमें दिया हुआ है 120, वो मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद माइनस टेम्परेचर 290 केल्विन वो भी दिया हुआ है और डेल्टा एस की वैल्यू भी मैंने अप्लाई कर दी। सॉल्व करने के बाद आप देखो फाइनली दोनों केसेस में यहाँ पर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों माइनस में है। बहरहाल अभी हमने वैसे ये बाय द वे केस पढ़ना था, आगे आ रहा है कि जब ये दोनों माइनस में होंगे, तो ये भी मैंने भी केस पढ़ाना था आपको। तो इस केस में देखो आपने सॉल्व किया और आंसर आपके पास आया -77 किलो जाउल पर मोल, -77 किलो जाउल पर मोल। ऑब्वियसली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। साइन कौन सी रकम का आएगा, माइनस का आएगा। तो जब माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, देखो ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, तो ये आपको बताएगा कि डेल्टा जी जो है उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक। लेकिन इस केस में स्टूडेंट्स अगर ऐसा होता, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, ये आगे जाके आपने पढ़ना भी है ये वाला केस, ये देखें मैं आपको दिखाता हूं। आप बेसिकली ये वाला केस पढ़ रहे हो, तो अगर आप इसको, अभी तो आपने इसको डिस्कस किया लो टेम्परेचर पे, अभी प्रोसेस क्या आ रहा है, स्पॉन्टेनियस आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको हाई टेम्परेचर भी डील करते तो यही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस से क्या हो सकता था, नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता था, जरा गौर करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट्स 290 की बजाय आप यहाँ पर लार्ज वैल्यू अप्लाई कर देते, हाई टेम्परेचर अप्लाई कर देते, लाइक 1000 केल्विन अप्लाई कर देते। तो 1000 केल्विन अप्लाई करने पे क्या होना था, जब 1000 केल्विन को आपने मल्टीप्लाई करना था इस फैक्टर के साथ, जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप 1000 केल्विन अप्लाई करते हैं तो मैं यही इक्वेशन दोबारा से कैलकुलेट करता हूं, तो ये बनता है डेल्टा जी बराबर है -120 किलो जाउल माइनस 1000 आ जाएगा आगे, और 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.150 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस में डेल्टा जी बराबर आएगा -120 तो आएगा, लेकिन जब 1000 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली माइनस माइनस डेफिनेटली माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो प्लस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 150 आंसर आएगा। ठीक है, 1000 को 0.150 से मल्टीप्लाई करो, 150 आंसर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप प्लस माइनस करोगे तो आंसर डेफिनेटली प्लस माइनस करके माइनस ही आएगा, बट लेकिन अब की बार साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का आएगा। जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये प्रोसेस पहले माइनस आने की वजह से प्रोसेस क्या था, स्पॉन्टेनियस, और अब पॉजिटिव आने की वजह से प्रोसेस, यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने नेक्स्ट केस आपके साथ डिस्कस करना था कि अगर आप लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करोगे, जो कि 290 केल्विन पे आपने ऑपरेट किया, तो आपने देखा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव आया था। और आपने हाई टेम्परेचर पे 1000 केल्विन पे उसी रिएक्शन को आपने ऑपरेट किया, तो उस केस में डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया, तो वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस से क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो इसका मतलब है फर्स्ट टू केसेस तो अंडरस्टूड थे, हमने उनको इजीली देख लिया, यानी फर्स्ट टू केसेस जो हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और जो लास्ट टू केसेस हैं वो दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है।
उस केस पे मैंने आपके साथ ये जो थर्ड केस है ये मैंने डिस्कस किया, लो टेम्परेचर वाला केस पे मैंने डिस्कस किया और हाई टेम्परेचर वाला केस भी डिस्कस किया एक न्यूमेरिकल के साथ। इसी तरह स्टूडेंट्स मैं आपके साथ फोर्थ केस डिस्कस करने वाला हूं जब दोनों चीजें पॉजिटिव होंगी, वो भी दोनों देखें आप टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करेंगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। इसकी एग्जांपल भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इस केस के लिए डेल्टा एच दिया गया है जो कि पॉजिटिव है और ये बताता है कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। जबकि इस रिएक्शन का जो एंट्रोपी है, क्योंकि डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, देखो ना 1 मोल 2 मोल में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, इसको खत्म करें जरा, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव है। यानी कि अब हम ये लास्ट केस डिस्कस करने वाले हैं जब दोनों केसेस पॉजिटिव हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, अगेन हमें यहां पर जाउल पर केल्विन पर मोल को कन्वर्ट करना होगा किलो जाउल पर मोल पर केल्विन में। वो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करना है, मैं बता दिया है, तो ये मैंने डायरेक्ट यहां पर कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है और डेल्टा जी की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियली मैंने टेम्परेचर यूज किया 293 केल्विन जो कि लो टेम्परेचर है, ठीक है, 293 केल्विन लो टेम्परेचर है। तकरीबन ये इसको माइनस कर दो 273 में से तो ये कोई 22-23 डिग्री बनता है, 22-23 डिग्री रूम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है। अब मैं यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी निकालूंगा और गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए वही मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा एच की वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि ये लिखी हुई है डेल्टा एच की वैल्यू, प्लस बाद में अच्छा माइनस टेम्परेचर आ गया और साथ में मुझे डेल्टा एस की वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि मुझे गिवन है डेल्टा एस की वैल्यू। अब मैं ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करूंगा और फाइनली मुझे आंसर मिलेगा प्लस 131 किलो जाउल पर मोल। प्लस का मतलब क्या है कि प्लस आने का मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि मैंने लो टेम्परेचर पे इसको ऑपरेट किया और लो टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस आया। अब मैं इसी रिएक्शन को ऑपरेट करूंगा बेटा एट अ हाई टेम्परेचर, तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस आएगा। ये देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज वी हीटेड इट 1000 डिग्री जो कि 1273 केल्विन है, मैं वही वैल्यूज यूज करूंगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच की जगह वही वैल्यू आ गई, माइनस टी की जगह केल्विन के अंदर 1273 आ गया और ब्रैकेट में आएगा डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, वो मैंने अप्लाई कर दी। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, टेम्परेचर हाई हो गया है, टेम्परेचर हाई होने पे ऑब्वियसली ये प्लस माइनस माइनस रहेगा फैक्टर। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि प्लस 178 उसके बाद माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन अब 1273 और 0.1604 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये वैल्यू यहां पर लार्ज हो जाएगी। अब इस लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू के साथ ऑपरेट करोगे तो अल्टीमेटली आंसर किस में आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा। देखो आप नेगेटिव में आंसर आप यहां पर अचीव कर रहे हो, जस्ट बिकॉज हाई टेम्परेचर के ज्यादा होने से इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होने पर आंसर क्या हो गया, लार्ज हो गया। अब देखिए नेगेटिव आंसर जब आएगा, तो मैंने बोला जब नेगेटिव आंसर आएगा तो रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये मैंने आपके साथ केस स्टडी डिस्कस किया, फोर्थ केस स्टडी। अब इसका हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। बहरहाल क्वेश्चन तो उसमें दोनों वैल्यूज अगेन नेगेटिव वाली हैं, पॉजिटिव वाला मैंने न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद सॉल्व करें। ये सारा स्क्रीनशॉट देखें, सारी कैलकुलेशंस मैंने की हुई हैं। आप इसका लो टेम्परेचर पे भी रिस्पांस मुझे बताएं और हाई टेम्परेचर पे भी मुझे कमेंट्स के अंदर रिस्पांस बताएं। कैसे, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? दैट्स व्हाई ऑब्वियसली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव के हैं और आपने पढ़ा हुआ है जब दोनों साइन नेगेटिव के होते हैं, दोनों साइन नेगेटिव के होते हैं तो दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें और बताता हूं जो कि टेक्निकली आप लोग यूज करेंगे इन फ्यूचर। स्टूडेंट्स इक्वेशन तो आपके सामने है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सम टाइम क्या होगा, याद रखिएगा कि कभी कभार ऐसा टेम्परेचर भी हम अप्लाई कर देते हैं कि वैल्यू डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस की एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। ऐसा टेम्परेचर हम लोग अप्लाई कर देते हैं कि ये वैल्यूज बराबर आ जाती हैं।
उस केस में डेल्टा जी जीरो आएगा। याद रखिएगा बेटा, जब डेल्टा जी जीरो आ गया किसी भी रिएक्शन का, समझ लीजिएगा वो रिएक्शन अचीव कर चुका है इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, टास्क दे रहा हूं। करना क्या है कि आपने इस रिएक्शन में, मसलन ये एक इक्वेशन है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको डेल्टा जी आपने फाइंड कर लिया। अब आपने डेल्टा जी फाइंड कर लिया, यस, देखो ना आपने -91.91 किलो जूल। अब आपने क्या करना है, आपने खुद डेल्टा एच तो वैसे भी पता है आपको, और डेल्टा एस भी आपको पता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने डेल्टा जी की वैल्यू को आपने अप्लाई कर देना है यहां पर जीरो, आपने जीरो अप्लाई कर देना है। और देन डेल्टा एच की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, डेल्टा एस की वैल्यू भी ऑलरेडी पता है, डेल्टा जी की वैल्यू आपने जीरो अप्लाई कर दी। अब आपने फाइंड करना है कि डेल्टा जी जीरो कब आएगा, खास तौर पे टेम्परेचर को कितना रखें, यानी वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जहां पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आए, जीरो आए, जो कि आपने अप्लाई कर दी जीरो। आपने डेल्टा जी अप्लाई कर दिया जीरो, डेल्टा एच आपको पता है, ठीक है, आपको डेल्टा एस भी पता है, डेल्टा एस भी पता है। अब आपने वो टेम्परेचर निकालना है कि जिस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को ऑपरेट करें और ये रिएक्शन क्या अचीव कर ले बेटा, इक्विलिब्रियम अचीव कर ले, ठीक है। ये आपका चैलेंज है, इस रिएक्शन के लिए भी करना है, इस रिएक्शन के लिए भी करना है कि आपने इसके डेल्टा जी की वैल्यू को जीरो लगा देना है, डेल्टा एच कितना है वो भी पता है, माइनस टी आपने निकालना है, डेल्टा एस भी पता है। जीरो जब होगा डेल्टा जी, वो कौन से टेम्परेचर पे होगा वो आपने इसका भी फाइंड करना है। वो जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे आप इसको ऑपरेट करोगे तो ये ऑब्वियसली ऑपरेट करने पे ये रिएक्शन कहां पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इस तरह से हम इंडस्ट्री में गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के बाद ये फाइंड आउट करते हैं कि किस चीज ने कितना रिएक्शन करना है। अब मैं लास्ट पे आपको कंक्लूड कर देता हूं। अगर किसी मशीन पे लिखा हुआ है, अगर किसी मशीन पे लिखा हुआ है, किसी सिस्टम पे लिखा हुआ है कि सिस्टम की जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो है -60 किलो जूल, गिब्स फ्री एनर्जी है -60 किलो जूल। मैं एज अ साइंटिस्ट इसका क्या मतलब समझूंगा कि ये जो सिस्टम है ये स्पॉन्टेनियस है, ये काम करेगा, करेगा काम, कितना काम करेगा, -60 किलो जूल एनर्जी जिस काम के लिए रिक्वायर्ड है ये काम वो करेगा। यानी सिस्टम के पास इतनी एनर्जी है कि ये स्पॉन्टेनियसली चलेगा और काम करेगा कितना, -60 किलो जूल, जितना यानी -60 किलो जूल उसके पास एनर्जी है काम करने के लिए। अगर किसी सिस्टम के ऊपर लिखा हुआ है कि उसका डेल्टा जी +100 है, +100 किलो जूल है, तो मैं समझ जाऊंगा ये सिस्टम नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसने नहीं काम करना, बल्कि इसके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा 100 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करके, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू देख के हम बता देंगे कि कौन स्पॉन्टेनियस है और कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इज इट क्लियर? एक्सो से भी पता नहीं चलता, एंडो से भी पता नहीं चलता, एंट्रोपी से भी नहीं पता चलता, वो आपने केसेस देख लिए हैं, एक्सो एंडो भी थे, आप देखो ना ये केसेस में आपने देखा रिएक्शन एक्सो भी था, लेकिन स्टिल स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि एसएलओ जो था वो हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करा दिए हैं, कुछ आपको टास्क भी दिए हैं, और कल इंशाल्लाह ताला एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करें चैप्टर की, वो आपने खुद करनी है। QR कोड स्कैन करें, उसमें इनके सोल्यूशंस मौजूद हैं, टेस्ट योरसेल्फ के सोल्यूशंस मौजूद हैं। किसी किस्म का प्रॉब्लम है कमेंट में पूछा करें, आपको उसी टाइम उसका जवाब मिलेगा। हाँ जी, क्लियर? ओके, थैंक यू।